दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली टीजीटी पीजीटी परीक्षा के दृष्टिगत महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत प्रस्तुत है इतिहास के संभावित प्रश्नों का अभ्यास सेट। ये प्रश्न टीजीटी पीजीटी परीक्षा के साथ साथ एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नेट जेआरएफ इतिहास के साथ साथ विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के इतिहास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 15। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, निम्न में से किस सुल्तान ने सल्तनत की राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी, आपको बताना है। ऑप्शंस हैं आपके इब्राहिम, शेरशाह, सिकंदर लोदी या अकबर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर है सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी। आप देख लीजिए दोस्तों, लोदी वंश का महान शासक सिकंदर लोदी था। उसने सल्तनत की राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया और 1504 ईस्वी में उसने आगरा की स्थापना की थी। सिकंदर विद्या प्रेमी था। वो गुलरुखी के उपनाम से फारसी भाषा में कविताएं भी लिखता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने अशोक के पाषाण स्तंभों को स्वर्ण स्तंभ कहा था? तो उत्तर है फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों मोहम्मद तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना था। उसने अशोक के दो स्तंभों, जो टोपरा स्तंभ और मेरठ स्तंभ है, उसको दिल्ली मंगवाया और स्थापित किया था। उसने अशोक के इन पाषाण स्तंभों को स्वर्ण स्तंभ यानी सोने के स्तंभ की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने यह घोषणा की थी कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है? ऑप्शन हैं आपके इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक या इब्राहिम लोदी। तो सही उत्तर है दोस्तों इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। तुर्की राजत्व के सिद्धांत से अनुप्रेरित होकर इब्राहिम लोदी ने यह घोषणा की थी कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है, राजत्व केवल सुल्तान में निहित होता है, इसलिए उसे निरपेक्ष होकर बिना किसी भेदभाव के निर्णय लेना चाहिए। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया था? तो सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। दोस्तों इब्न बतूता एक अफ्रीकी यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में भारत आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का मुख्य न्यायाधीश यानी काजी नियुक्त किया था। 1342 ईस्वी में इब्न बतूता सुल्तान के राजदूत की हैसियत से चीनी शासक तोमन तिमूर के दरबार में गया और इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रहला नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुरजुल जहाब का लेखक कौन था? ऑप्शंस हैं अल मसूदी, सुलेमान, अल बिलादुरी या अल बरूनी। तो सही उत्तर है मुरजुल जहाब का लेखक अल मसूदी था, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। जबकि अल बिलादुरी द्वारा रचित ग्रंथ फुतूह उल बलिदान है। अल बरूनी द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया उसका नाम किताबुल हिंद है और इन सभी कृतियों में पूर्व मध्यकालीन भारत और सिंध पर अरब आक्रमणों का वृत्तांत मिलता है। अल मसूदी ने 922 ईस्वी में अपना पहला ऐतिहासिक संग्रह मुरजुल अल जहाब या अल माअदीन जवाहिर लिखा था। तो याद रखिएगा मुरजुल जहाब ये अल मसूदी की कृति है और ये एक महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस इमारत में पित्रादुरा का प्रयोग सबसे पहले हुआ था? तो सही उत्तर है एतमादुद्दौला का मकबरा। और पित्रादुरा इसका सामान्य हिंदी नाम पच्चीकारी होता है। ये एक ऐतिहासिक कला है और इस उत्कृष्ट पद्धति में कटे और जड़े और तरासे हुए चमकते हुए रंगीन पत्थरों के टुकड़ों से पत्थर में चित्रकारी की जाती है। ये एक सजावटी कला है। इसे सर्वप्रथम एतमादुद्दौला के मकबरा में प्रयोग किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था?
तो सही उत्तर है दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण दोस्तों सोलंकियों के द्वारा करवाया गया था। और आप जान लीजिए कि चालुक्य शासक भीमदेव के सामंत बिमल ने आबू पर्वत पर वास्तुपाल एवं तेजपाल से करवाया था। और संगमरमर से निर्मित इस मंदिर के गर्भगृह में ऋषभ देव यानी आदिनाथ की मूर्ति है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों का निर्माण सोलंकियों यानी चालुक्य शासकों के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए बिल्हड़ किसके दरबार में था? तो ये कल्याणी के विक्रमादित्य खष्ट के दरबार में, जयदेव बंगाल के लक्ष्मण सेन के दरबार में, क्षेमेंद्र जो हैं ये कश्मीर के अनंत वर्मन के समय में, और श्रीहर्ष कन्नौज के गोविंद चंद्र के समय में थे। बिल्हड़ कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्टम के दरबारी कवि थे। इन्होंने विक्रमांक देवचरित लिखा है। बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी जयदेव थे और गीत गोविंद इनकी रचना है। बृहद कथा मंजरी के लेखक क्षेमेंद्र हैं। ये कश्मीर के शासक अनंत वर्मन के दरबार में रहते थे। और श्रीहर्ष कन्नौज के गढ़वाल शासक गोविंद चंद के दरबारी थे। तो सही सुमेलन क्या हो जाएगा दोस्तों? सही सुमेलन आपका 4 3 1 2 यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसके अभिलेखों में जल कर यानी वाटर टैक्स का साक्ष्य मिलता है? तो सही उत्तर है गढ़वाल। देखिए दोस्तों गढ़वालों ने कई प्रकार के कर लगाए जिनमें से जल कर भी था जो कि गढ़वाल के अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस रचना में प्राचीन भारतीय न्यायालय यानी इंडियन जस्टिस या इंडियन कोर्ट की एक झांकी मिलती है? तो सही उत्तर है मृच्छकटिकम में। दोस्तों मृच्छकटिकम संस्कृत नाट्य साहित्य में सबसे अधिक लोकप्रिय रूपक है और इसके रचनाकार शूद्रक हैं। नाटक की पृष्ठभूमि पाटलिपुत्र यानी आधुनिक पटना है और भरत के अनुसार 10 रूपों में से यह मिश्र प्रकरण का सर्वोत्तम निदर्शन है। और इसकी कथा वस्तु का आधार बृहद कथा और कथा सरिसागर में वर्णित कथाओं में मिलता है। इसमें प्राचीन भारतीय न्यायालय की एक झांकी मिलती है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों बादामी के निकट महाकुटेश्वर स्थित मंदिरों के समूह से उस मंदिर को पहचाने जिसके गर्भगृह के एक भाग का कुछ महत्व है। इसमें देखिए गलागनाथ, संघमेश्वर, हुच्चीमल्लीगुड़ी या कदासिद्धेश्वर। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। देखिए संघमेश्वर बादामी और पट्टदकल के बीच स्थित महाकुटेश्वर मंदिर समूह नागर शैली में शिखर से युक्त त्रिरथ प्रकार के मंदिर हैं और इन समूह के मंदिरों में संगमेश्वर या संगमेश्वर मंदिर प्राचीनतम है। इसका निर्माण विजयादित्य के शासनकाल में 725 ईस्वी के आसपास हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक कौन थे? आपको बताना है। ऑप्शन है चौहान, मुहिल, परमार या प्रतिहार। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रतिहार। महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक प्रतिहार थे और महामारू शैली में निर्मित दधिमती माता, गोठ, मांगलोद, गुड़ेश्वर महादेव मंदिर निर्मित हैं और राजस्थान की प्रतिहार कालीन मूर्तिकला में रामायण दृश्यावली का प्राचीनतम अंकन दधिमती माता मंदिर से प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक प्रतिहार थे। अगला प्रश्न है भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो उत्तर है अरिकामेडू से। दोस्तों अरिकामेडू दक्षिण भारत में स्थित प्रमुख स्थल सर मार्टिमर व्हीलर ने 1945 में यहाँ पर पुरातात्विक खुदाई कराई थी और इसके चीन, मलाया और रोम के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। यहाँ से इसके साक्ष्य मिलते हैं और आप जान लीजिए प्रथम शताब्दी में ये एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था और अरिकामेडू को पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में पेडुक नाम से संबोधित किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों क्षत्रप किसके अधीन प्रांतीय क्षत्रप थे? आपको बताना है। तो सही उत्तर है शकों के अधीन। भारतवर्ष में शकों के जो राज्य स्थापित हुए उनमें क्षत्रपीय राज्य व्यवस्था थी और भारत में शकों की संयुक्त शासन प्रणाली में वरिष्ठ शासक महाक्षत्रप और अन्य कनिष्ठ शासक क्षत्रप कहे जाते थे और क्षत्रप शब्द का प्रयोग ईरान में शुरू हुआ था।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने आदिवाराह की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन देखिए, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज या देवराज ने। तो सही उत्तर है मिहिर भोज। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने आदिवाराह की उपाधि धारण की थी। ये विष्णु का भक्त था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित हो? तो सही उत्तर है मोहम्मद गोरी, ऑप्शन सी। दोस्तों मोहम्मद गोरी ने हिंदू देवी की आकृति अंकित सिक्के जारी करवाए और चौहान सिक्कों की तरह उसने दिल्ली में भारतीय ढंग की मुद्रा तैयार करवाई थी। कन्नौज जीतकर उसने भारत का राजा या सुल्तान कहलाने के लिए लक्ष्मी की आकृति का स्वर्ण सिक्का तैयार करवाया, लेकिन उसे चांदी की धातु में ही सीमित रहना पड़ा। ये उसकी राजनीतिक चाल थी ताकि वह सुल्तान यानी प्रजा का प्रिय बन सके। अगला प्रश्न है, सुल्तान महमूद के भारत विजय का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सही उत्तर है धन का संग्रह करना। सुल्तान महमूद गजनबी सुबुक्तगीन का पुत्र था और 998 ईस्वी में सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद वो गजनी का शासक बना था और अपने राज्यारोहण के अवसर पर उसने ये प्रतिज्ञा की थी कि वो प्रत्येक वर्ष भारत पर एक आक्रमण करेगा। इसके अतिरिक्त मध्य एशिया में अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए उसे धन की आवश्यकता थी और भारत में ये धन उसे आसानी से प्राप्त हो सकता था। इसलिए धन संग्रह के लिए ही महमूद ने भारत पर एक के बाद एक कई आक्रमण किए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने चोल वंश की स्थापना एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में की थी? तो उत्तर है विजयालय ने। दोस्तों चोल साम्राज्य का उदय 9वीं शताब्दी में हुआ था और इस साम्राज्य की स्थापना विजयालय द्वारा की गई थी। विजयालय ने तंजौर या तंजावुरम नामक स्थान को अधिकार करके नरकेसरी की उपाधि धारण की। और आप जान लीजिए कि जो विजयालय था ये पहले पल्लवों के सामंत के रूप में कार्य करता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चोल देश में कौन सा स्थल सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था? तो सही उत्तर है उरैयूर, ऑप्शन सी। तो तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी के तट पर स्थित उरैयूर संगमकालीन चोलों और प्राचीन पांड्यों की राजधानी थी और संगम युग में उरैयूर सूती कपड़ों का बहुत बड़ा केंद्र था। अगला प्रश्न है, चोल शासकों के काल में अधोलिखित वारियम में से कौन उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए चोल प्रशासन स्थानीय स्वशासन के लिए विख्यात है और तोट्टवारियम जो है उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। और आप जान लीजिए कि चोल काल में गांवों के कारोबार की देखभाल या गांवों का प्रशासन एक कार्यकारिणी समिति करती थी जिसे वारियम कहा जाता था। संवत्सर वारियम वार्षिक समिति कहलाती थी। पेरी वारियम तालाब समिति, उद्यान समिति को तोट्ट वारियम कहा जाता था और प्रत्येक सभा अथवा महासभा के अंतर्गत कई समितियां होती थीं जिन्हें वारियम कहा जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूना ताम्रपत्र लेख किससे संबंधित है? प्रभावती गुप्ता से, कुमार देवी से, स्कंद गुप्त से या ईशान वर्मन से? तो सही उत्तर है पूना ताम्रपत्र लेख प्रभावती गुप्ता से संबंधित है। प्रभावती गुप्ता चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी और इसका विवाह वाकाटक वंश में किया गया था। प्रभावती गुप्ता का शासन सत्ता में महत्वपूर्ण स्थान था और इसी से प्रभावित होकर पूना ताम्रपत्र लिखवाया गया था। अगला प्रश्न है, कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में उल्लिखित श्रेणी संगठन का नाम क्या था? तो सही उत्तर है तंतुवाय। दोस्तों मंदसौर अभिलेख मालवा में स्थित था जिसका एक नाम दशपुर भी मिलता है और यहाँ से प्राप्त कुमारगुप्त के लेख में विक्रम संवत की तिथि दी गई है और ये लेख प्रशस्ति के रूप में है। इसकी रचना वत्स भट्ट के द्वारा की गई थी। वो संस्कृत का प्रकांड विद्वान था। दोस्तों देखिए कुमारगुप्त का जो मंदसौर अभिलेख है उसमें श्रेणी संगठन का नाम तंतुवाय था और आप जान लीजिए जो जुलाहे कार्य करते थे इस श्रेणी के द्वारा ही सूर्य मंदिर की मरम्मत कराई गई थी। अगला प्रश्न है, साम्राज्यिक गुप्त नरेशों में से सर्वप्रथम रजत मुद्राएं किसने जारी की थीं? तो सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का उन्मूलन करने के बाद पंजाब में जाकर कुषाणों को भी परास्त किया और इसी की वाहनिक विजय की संज्ञा दी गई। और सिंधु के 7 मुखों से तात्पर्य उसके मुहाने से है जहां उसकी 7 पृथक पृथक धाराएं थीं। और आप जान लीजिए कि
वाहनीक या कुषाणों को परास्त उसने पंजाब में किया होगा। सुधाकर चट्टोपाध्याय के अनुसार महरौली लेख परोक्ष रूप से चंद्रगुप्त की शक विजय की सूचना देता है। और शक क्षत्रप रुद्रदामन ने निचली सिंधु घाटी में कुषाणों से जीता था। इस बात का प्रमाण नहीं है कि परवर्ती कुषाणों से जीता था। और दोस्तों, शकों पर विजय के बाद चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और रजत मुद्रा जारी की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन राजवंशों के साथ गुप्त शासकों ने अपनी स्थिति और प्रतिष्ठा बढ़ाने के उद्देश्य से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो देखिए, इसमें से कौन सा जो है कूट है ये आपका सही होगा, आपको बताना है। तो आप देख लीजिए दोस्तों कि लिच्छवी से चंद्रगुप्त प्रथम ने, वाकाटक चंद्रगुप्त द्वितीय अपनी पुत्री का विवाह किया। नागवंश से चंद्रगुप्त द्वितीय ने राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह किया। और कदम्ब वंश से कुमारगुप्त ने। तो सही उत्तर हो जाएगा, गुप्त शासकों ने इन सभी चारों वंशों के साथ अपनी स्थिति और प्रतिष्ठा बढ़ाने के उद्देश्य से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। अगले प्रश्न पर आते हैं, सती प्रथा का उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख कौन सा है? तो ये है दोस्तों एरण अभिलेख। सती प्रथा का उल्लेख सबसे पहले इसमें मिलता है। और एरण अभिलेख में गोपराज नामक सेनापति की पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। और ये अभिलेख आप जान लीजिए कि 510 ईस्वी का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों में किसने शीशे के सिक्के चलाए थे? तो ये था सातवाहन। सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के ढलवाए क्योंकि दक्षिण में चांदी अनुपलब्ध होने से शीशा एकमात्र विकल्प था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अशोक का समकालीन नहीं था? डायोडोटस, एंटियोकस, एंटेकिन या टालेमी फिलाडेल्फस? तो सही उत्तर है डायोडोटस। दोस्तों, ये अशोक का समकालीन नहीं था। और अशोक अपने दूसरे और 13वें शिलालेखों में कई देशों के नाम गिनाता था और उसने अपने वहाँ पर दूत भेजे हैं। और आप देख लीजिए दोस्तों, अंतिकिन सीरियाई नरेश था, तुर्मै मिस्र का नरेश था, अंतिकिन मेसिडोनियन राजा था, मग एपिरस और अलिक सुंदर सिरीन। इसके साथ ही प्लिनी हमें बताता है कि मिस्र के राजा टालेमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायोनिसियस नामक राजदूत मौर्य दरबार में भेजा था। इसलिए अशोक का समकालीन डायोडोटस नहीं है। अगला प्रश्न है कि अशोक ने गया जिले में बराबर पहाड़ी पर किसके लिए गुफाएं खुदवाई थी? तो उत्तर है दोस्तों, देखिए बराबर गुफाओं पर अशोक ने जो है आजीवक भिक्षुओं को दान में देने के लिए गुफाएं खुदवाई थी। और गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में सुदामा गुफा आजीवक भिक्षुओं को दान दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक के किस अभिलेख पर मोर का उत्कीर्णन किया गया था? तो उत्तर है, अशोक ने 2 प्रकार के स्तंभ लेख उत्कीर्ण करवाए थे, एक बृहद स्तंभ लेख और दूसरा लघु स्तंभ लेख। बृहद स्तंभ लेखों की संख्या 7 थी। ये 6 स्थानों पर उत्कीर्ण कराए गए, जिसमें अशोक ने लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ पर मोर का उत्कीर्णन करवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें कुप्याध्यक्ष जो होता था वो वन संपदा का अधिकारी था। सन्निधाता कोषागार का अध्यक्ष होता था। पर्याध्यक्ष जो था ये व्यापार और वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था। और पौतवाध्यक्ष ये माप तौल विभाग का अध्यक्ष था। तो देखिए 3, 4, 2 और 1 आपका सही सुमेलन हो जाएगा। 3, 4, 2 और 1 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपको बताना है कि मौर्य काल में जो भूमि कर है उसकी दर क्या थी? तो उत्तर है 1/4 से 1/6 भाग जो है ये मौर्य काल में भूमि कर की दर थी। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। सूची 1 में आचार्य और सूची 2 में उनसे संबंधित धर्मों का सुमेलन आपको करना है। हरिभद्र दोस्तों ये जैन धर्म के विद्वान थे। लकुलीश जो है ये लकुली नामक ब्रह्मचारी थे। और लकुलीश ये पाशुपत संप्रदाय से संबंधित थे जो कि शैव धर्म की एक शाखा थी। नाथ मुनि आप देख लीजिए वैष्णव धर्म से संबंधित थे। और वसुबंधु ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे।
तो आप जान लीजिए कि नाथ मुनि वैष्णव धर्म के विद्वान, जबकि विज्ञानवाद या योगाचार नामक बौद्ध संप्रदाय की स्थापना ईसा की 3री शताब्दी में मैत्रेय नाथ ने की थी और असंग और वसुबंध ने इसका विकास किया था। तो वसुबंध आपके बौद्ध धर्म के हो जाएंगे, हरिभद्र जैन धर्म के, लकुली शैव धर्म के और नाथ मुनि वैष्णव धर्म से संबंधित हैं। तो 2, 3, 4 और 1 ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो आप जान लीजिए त्रिपिटक जो है, 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। और आप जान लीजिए दोस्तों कि विनय पिटक जो है इसमें बौद्ध संघ के आचरण के नियमों का संकलन मिलता है। सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक उपदेशों का संग्रह है। विनय पिटक में बौद्ध संघों के आचरण के नियम हैं और अभिधम्म पिटक में दोस्तों ये अशोक के समय पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीत में लिपिबद्ध किया गया था और अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समकालीन संप्रदाय की नंद वंश के विनाश में भूमिका बताई जाती है? आजीवक, बौद्ध, चारवाक या जैन? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? नंद वंश के विनाश में समकालीन जैन संप्रदाय की भूमिका बताई जाती है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। ईसा पूर्व 324 ईस्वी में 324 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की थी और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्मावलंबी था। अंतिम समय में चंद्रगुप्त अपने जैन धर्मगुरु भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के श्रवणबेलागोला चले गए, जहां उपवास द्वारा अपने देह का त्याग किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्री संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो सही उत्तर है श्री संप्रदाय ये वैष्णव धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। वैष्णव संत रामानुजाचार्य ने अपनी उपासना में लक्ष्मी और विष्णु की उपासना पर सबसे अधिक बल दिया था और मान्यता है कि इनका मत लक्ष्मी द्वारा दिए गए उपदेश पर आधारित था, इसलिए इस संप्रदाय को श्री संप्रदाय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है कि गंगा घाटी में कुल कितने महाजनपद स्थित थे? तो सही उत्तर है गंगा घाटी में कुल 10 महाजनपद स्थित थे, जिसमें मगध, वज्ज, अंग, काशी, वत्स, कौशल, मल्ल, चेद, पंजाल और कुरु थे। तो याद रखिएगा महाजनपदों में 10 महाजनपद गंगा घाटी में स्थित थे। अगला प्रश्न आसान सा है, ऋग्वेद में किस नदी को अम्बितमे, नदीतमे और देवीतमे कहा गया है? तो सही उत्तर है दोस्तों सरस्वती नदी को। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। ऋग्वेद में दोस्तों सरस्वती नदी को नदियों में श्रेष्ठतम अम्बितमे, नदीतमे और देवीतमे कहा गया है। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी घोषित किया गया है और ऋग्वेद में सिंधु नदी का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यज्ञीय वैदिक परंपरा का समर्थन किया और संन्यास के सिद्धांत का विरोध किया था? तो सही उत्तर है देखिए कुमारिल। कुमारिल भट्ट दोस्तों मीमांसा दर्शन के अनुयायी कुमारिल ने वैदिक यज्ञ का समर्थन किया और आप देख लीजिए कि वैदिक कर्मकांडों पर अत्यधिक बल देते हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए इन्होंने अनिवार्य रूप से कड़ी बताया और यज्ञों तथा उनके कर्मकांडों का ठीक ठीक अनुष्ठान करने का उपदेश मीमांसक देते हैं। मीमांसा दर्शन में धर्म का बहुत अधिक महत्व है और जैमिनी मीमांसा दर्शन के प्रणेता हैं। उनके अनुसार धर्म वह आदेश है जो मनुष्य को कर्म के लिए प्रेरित करता है और इस दर्शन का प्रधान लक्ष्य दोस्तों ये कर्म की महत्ता को स्थापित करना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? रामायण, महाभारत, ऋग्वेद या अथर्ववेद? तो सही उत्तर ऑप्शन डी है अथर्ववेद। दोस्तों आप जान लीजिए कि ऋग्वैदिक कालीन में जो ऋग्वैदिक कालीन साहित्य है इसमें 3 नगरों का उल्लेख मिलता है, जिसमें अयोध्या का वर्णन जो है वो अथर्ववेद में आया है। इसी ग्रंथ में तक्षक नामक व्यक्ति को वैशाली का निवासी बताया गया है और बिंबिसार को काशी का राजा बताया गया है। तो याद रखिएगा अथर्ववेद में अयोध्या का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन इतिहास से निम्न हड़प्पी स्थलों में से किसमें चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं?
तो रंगपुर और लोथल। देखिए दोस्तों, लोथल और रंगपुर से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से गोदीवाड़ा के प्रमाण मिले हैं। और इन दोनों स्थल लोथल और जो है दोस्तों कालीबंगा से अग्नि वेदिकाओं के भी साक्ष्य मिले हैं। तो आप देख लीजिए कि दोस्तों निम्न हड़प्पीय स्थलों में से चावल की खेती के प्रमाण, तो आप जान लीजिए कि लोथल और रंगपुर से। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हैं वो बहुत क्लियर नहीं दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? आद्य रूप शिव, मातृदेवी, पीपल और विष्णु। तो आप जानते हैं विष्णु की पूजा दोस्तों हड़प्पा संस्कृति में नहीं की जाती थी। हड़प्पा संस्कृति के किसी भी स्थान से विष्णु की कोई प्रतिमा नहीं मिली है, या विष्णु से संबंधित किसी प्रकार का जो है कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। आद्य रूप शिव, मातृदेवी, पीपल और अन्य वनस्पतियों की पूजा के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का स्थल बलूचिस्तान में स्थित है? आपको बताना है। इसमें डाबरकोट, सुतकाकोह, सुतकांगेडोर या सोर्तगई। तो आपको बताना है कि कौन से स्थल आपके ये बलूचिस्तान में स्थित हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डाबरकोट, सुतकाकोह और सुतकांगेडोर। देखिए 1, 2 और 3। तो आप देख लीजिए दोस्तों कि ये स्थल आपके हड़प्पा सभ्यता के बलूचिस्तान में स्थित हैं। और आप जानते हैं कि भारत की प्रथम सभ्यता को या प्राचीन सभ्यता को सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों डाबरकोट, सुतकाकोह और सुतकांगेडोर जो हैं ये बलूचिस्तान में मिले हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुतकाकोह दक्षिणी बलूचिस्तान में सादिकौर नदी के तट पर, और सुतकांगेडोर दक्षिणी बलूचिस्तान में दास्क नदी के तट पर स्थित है। और सोर्तगई ये बलूचिस्तान में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सिंधु नदी की निम्नलिखित कौन सी सहायक नदियां अफगानिस्तान में स्थित थीं? देखिए हरिरूद, कुभा, क्रुमु और वितस्ता। तो सही उत्तर है हरिरूद, कुभा और क्रुमु। देखिए ए, बी और सी, ए, बी और सी ये 3 नदियाँ ये आप जान लीजिए कि अफ़गानिस्तान में प्रवाहित होती थीं। ये सिंधु की सहायक नदियाँ थीं। सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी नदियों में है, और पाकिस्तान, भारत के जम्मू कश्मीर और चीन के माध्यम से ये बहती है। पाकिस्तान की सबसे लंबी और ये राष्ट्रीय नदी है। सिंधु की 5 उपनदियां पाकिस्तान और भारत के बीच हैं। इनमें बितस्ता झेलम है, अस्किनी को चिनाब, परुशड़ी राबी, बिपाशा ब्यास, शत्रुति सतलज है। और अफगानिस्तान में प्रवाहित होने वाली सिंधु की सहायक नदियों में कुभा, क्रुम और हरिरूद हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण हस्त परशु का प्रकार नहीं है? फ्लेक, चॉपर, पेबुल और बोरर। तो सही उत्तर है पेबुल। देखिए दोस्तों पेबुल जो है ये हस्त परशु का उपकरण नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल पर मानव जीवाश्म पूरा पाषाणकालीन औजारों के साथ स्वस्थानीय मानव पाए गए हैं? आदमगढ़, बाघोर, डीडवाना या हथनोरा। तो सही उत्तर है हथनोरा। दोस्तों भारत के नर्मदा घाटी में जीवाश्मों में हाथी, घोड़े, दरियाई घोड़ा, जंगली भैंसों के जीवाश्म और सीहोर के हथनोरा में 5 दिसंबर 1982 को मानव कपाल के अवशेष खोजे गए, और यहाँ के मानव जीवाश्म औजारों के साथ पाए गए हैं। आप देख लीजिए कि हथनोरा में नर्मदा मानव की खोज करने वाले डॉक्टर अरुण सुनकिया की सड़क दुर्घटना में अभी जल्दी ही मृत्यु हो गई थी, और हथनोरा से पूरा पाषाणकालीन औजारों के साथ मानव पाए गए हैं। अगला प्रश्न एक कथन है कि पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है ये कथन राहुल सांकृत्यायन का है। दोस्तों राहुल सांकृत्यायन, जिन्हें महापंडित की उपाधि दी जाती है, ये हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे। वे एक प्रतिष्ठित बहुभाषाविद और इतिहासविद भी थे। उन्होंने कहा है कि पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। सराय नाहर राय। देखिए दोस्तों सराय नाहर राय मध्य पाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित है। इसके अलावा पटने उच्च पूर्व
पाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। सैपाई का संबंध आप देखिए गैरिक मृदभांड परंपरा से है। और महुर झारी ये महासमाधि महास्म समाधि से संबंधित है। तो 4-1-2-3 4-1-2-3 ऑप्शन ए आपका सही सुमेलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा मोहनजोदड़ो की पशुपति मोहर पर अंकित है। तो सही उत्तर हो जाएगा व्याघ्र, गैड़ा, भैंसा और हाथी। दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर के ऊपर पद्मासन की मुद्रा में विराजमान एक योगी है। पुरुष के दाईं ओर चीता और हाथी, बाईं ओर भैंसा और गैंडे का चित्र बना है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश के प्राचीन ऐतिहासिक स्थल अमरावती को किस नाम से जाना जाता था। तो सही उत्तर है इसका प्राचीन नाम धरणीकोट या धान्य कटक था। तो याद रखिएगा धरणीकोट या धान्य कटक ये अमरावती का प्राचीन नाम था। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए निम्नलिखित पेशवाओं को कालक्रम के अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए। इसमें बालाजी बाजीराव, माधवराव प्रथम, माधवराव नारायण और बाजीराव द्वितीय हैं। तो सही क्रम आपका हो जाएगा सबसे पहले बालाजी बाजीराव, उसके बाद माधवराव प्रथम, फिर आपका माधवराय नारायण और लास्ट में बाजीराव द्वितीय, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों अंग्रेजों के आने से पहले भारत की आर्थिकता स्वनिर्भर थी, पूर्व या कस्बों पर निर्भर थी, पड़ोसी प्रदेशों पर या केवल सरकारी सहायता से बची हुई थी। तो सही उत्तर है अंग्रेजों के आने से पहले भारत की अर्थव्यवस्था या आर्थिकता स्वनिर्भर आर्थिकता थी। अगला प्रश्न है दोस्तों किसानों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए अपने जीवन का बलिदान करने वाली किसान आंदोलन की सर्वाधिक निर्भीक और साहसी महिला कौन थी, आपको बताना था। तो ये हैं बीरा गुनम्मा। देखिए दोस्तों बीरा गुनम्मा इनका जन्म आंध्र प्रदेश के मंदसा जिले के राजापुरम गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। उन्होंने 1940 के दशक में किसानों के पक्ष में जमींदार वर्ग के विरुद्ध आंदोलन नेतृत्व किया। जमींदार वर्ग का वनों और अन्य संसाधनों पर एकाधिकार के विरुद्ध वीरा गुनम्मा ने गरीब किसानों के साथ मिलकर आंदोलन किया और इसी विरोध के दौरान 1 अप्रैल 1940 को गोलीबारी में उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और उनकी शहादत से प्रेरित होकर किसानों ने अपना संघर्ष जारी रखा। 1988 में राज्यपाल कुमुदबेन जोशी ने बीरा गुनम्मा के स्मारक का उद्घाटन किया और उनके गांव का नाम बदलकर बीरा गुनम्मा राजापुरम कर दिया था। अगला प्रश्न है जेल में अनशन करते हुए किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी। तो ये थे जतिन दास। जतिन दास दोस्तों जेल में उन्होंने अनशन किया और 64 दिन के उपरांत 13 सितंबर 1929 को वीर गति को प्राप्त हुए। उन्होंने जेल में बंद साधारण अपराधियों की बजाय राजनीतिक बंदियों का दर्जा दिलाने में भूख हड़ताल की थी। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व कौन से संघ स्थापित हुए थे, इनका क्रम आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों इनका जो क्रम हो जाएगा वो सही क्रम क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 में मद्रास में की गई थी और इसके अलावा दोस्तों पूना में 1867 में पूना सार्वजनिक सभा 1867 में की गई थी। और अगर जो आप देखें तो 1875 के सितंबर बाबू शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग बनाई थी 1875 में। और द इंडियन एसोसिएशन देखिए इंडियन एसोसिएशन 1876 में स्थापित किया गया था। तो आपका सही क्रम क्या हो जाएगा, सही क्रम हो जाएगा 2, 3, 4 और 1, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों गौतम बुद्ध की प्राचीन मूर्ति को प्रायः एक काल में बनाया गया था, वो कौन सा काल था। तो ये है मथुरा और गांधार में समकालीन समय में बनाया गया था, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। और गांधार शैली के अंतर्गत सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है किस विद्वान को बौद्ध धर्म का लूथर माना जाता है। तो ये हैं नागार्जुन, ऑप्शन सी। नागार्जुन को बौद्ध धर्म का लूथर कहा जाता है और इन्होंने प्रथम सदी ईस्वी में चीन जाकर बौद्ध कृतियों का चीनी भाषा में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है नंद वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया था।
तो सही उत्तर है नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था और इसके बाद मौर्य वंश ने शासन किया था मगध पर। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित मूर्तिकलाओं में से कौन सा मौर्य काल से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है मथुरा में खड़े बुद्ध। मथुरा में खड़े बुद्ध का उल्लेख मौर्योत्तर काल में मिलता है और ये मौर्य काल से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, गुप्त के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी भूमि संबंधी दस्तावेजों को सुरक्षित रूप में रखता था। ऑप्शन देखिए, ध्रुवाधिकरण, करड़िक, समहर्था या सौलिक्या। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, करड़िक। दोस्तों, गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था में भूमिकर संग्रह करने के लिए ध्रुवाधिकरण और भूमि अभिलेखों को सुरक्षित करने के लिए महाछपटलिक और करड़िक नाम के पदाधिकारी थे। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, करड़िक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस चोल शासक ने श्री विजय के शैलेंद्र शासक श्रीमार विजयोतुंग वर्मन को नेगापट्टनम में बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति दी थी। ऑप्शन देखिए, राजेंद्र प्रथम, विजयालय, राजा राज प्रथम या सुंदर चोल। तो सही उत्तर राजा राज प्रथम। दोस्तों, चोल शासक राजा राज प्रथम ने श्री विजय के शैलेंद्र शासक कुमार विजयोतुंग वर्मन को नेगापट्टनम में बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति दी थी। अगला प्रश्न आधुनिक भारत से है कि गांधी जी ने 1932 में आमरण अनशन मुख्यतः क्यों किया था। तो सही उत्तर है गांधी जी ने रैमजे मैकडोनाल्ड यानी कम्युनल अवार्ड की नीतियों की घोषणा के जो है कारण या आमरण अनशन रैमजे मैकडोनाल्ड की सांप्रदायिक नीतियों के विरोध में किया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न और आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है कि कांग्रेस के पटल से 1905 में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों के मॉडल पर स्वराज की मांग किसने उठाई थी। तो सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक ने। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने 1905 में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों के मॉडल पर स्वराज की मांग उठाई थी और स्वराज शब्द का सूत्रपात सबसे पहले दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर आदि परीक्षाओं के लिए इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी और संभावित हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।